दूर एक घने जंगल के किनारे स्थित था सेंट जोसेफ कॉलेज, जिसे न केवल अपनी शिक्षा के लिए बल्कि अजीबोगरीब घटनाओं के लिए भी जाना जाता था। इस कॉलेज के एक हॉस्टल में कमरा नंबर 13 था, जिसे कोई छात्र पाना नहीं चाहता था। वहां अतीत में ऐसी घटनाएं हो चुकी थीं कि छात्रों ने इसे मनहूस और भूतिया घोषित कर दिया था। यह कहानी है अर्पण, राकेश और साहिल की, जिन्होंने अनजाने में इस कमरे का रहस्य उजागर कर दिया, लेकिन जो उन्होंने देखा उससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अर्पण और उसके दो दोस्त राकेश और साहिल को कॉलेज प्रशासन ने हॉस्टल का कमरा नंबर 13 अलॉट कर दिया। शुरुआत में उन्होंने इसे एक मजाक समझा और मन में सोचा, क्या भूत प्रेत जैसी चीजें सच में होती हैं? लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा पसरने लगा। रात के 1 बजे के करीब अर्पण की नींद अचानक खुली। उसने कमरे में अजीब-ओ-गरीब आवाजें सुनी, जैसे कोई लड़की हल्के से गुनगुना रही हो। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने देखा कि कमरे के कोने में एक परछाई थी जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। अर्पण ने घबराकर राकेश और साहिल को जगाया। तीनों ने उस कोने को देखा, लेकिन वहां अब कुछ नहीं था। साहिल ने हंसते हुए कहा, तू डरपोक है, यह सब सिर्फ तेरे दिमाग का खेल है। लेकिन अर्पण को यकीन था कि उसने कुछ देखा था। अगले दिन कॉलेज के कैंटीन में छात्रों से बातचीत के दौरान उन्हें कमरा नंबर 13 के बारे में कुछ डरावनी बातें पता चली। एक छात्र ने बताया, तुम्हें पता है, 8 साल पहले इसी कमरे में एक लड़की की मौत हुई थी। उसका नाम रिया था। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी वहां भटकती है। किसी ने उसे कभी हंसते पाकर कभी रोते देखा है। उसके आखिरी शब्द थे, कोई मेरा इंतजार कर रहा है। अर्पण ने ठंडी सांस भरी और सोचा, क्या हम वाकई किसी मुसीबत में फंस चुके हैं? अगली रात तीनों ने तय किया कि वे आज पूरी रात जागकर निगरानी करेंगे। रात के 2 बजे कमरे में अचानक हल्की ठंडक छा गई। कमरे का बल्ब झपकने लगा और दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। अचानक दरवाजे के बाहर एक लड़की की परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनके कमरे की ओर बढ़ी। साहिल ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, किसी ने उसे पीछे धकेल दिया। साहिल बुरी तरह डर गया और चिल्लाने लगा, यह सच में कोई आत्मा है। अब तीनों को यकीन हो गया कि उनके साथ कुछ अजीब हो रहा है। परछाई धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई और दीवार पर उभर गई। वह एक लड़की की आकृति में बदलने लगी, जैसे वह कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही हो। अगले दिन अर्पण को कमरे की अलमारी में एक पुरानी फटी हुई डायरी मिली। वह डायरी रिया की थी, जो कभी इस कमरे में रहती थी। डायरी के पन्नों में रिया ने लिखा था, मैं किसी से प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे इस रिश्ते से रोक दिया गया है। अगर मैं किसी दिन मर भी जाऊं तो भी मेरा प्यार अधूरा नहीं रहेगा। मैं लौट कर आऊंगी। अर्पण ने अपने दोस्तों से कहा, रिया की आत्मा किसी चीज का इंतजार कर रही है। हमें इस राज को जानना होगा। अगली रात जब वे सोने की तैयारी कर रहे थे, तो कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और एक तेज हवा का झोंका अंदर आया। हवा में डायरी के पन्ने उड़ने लगे और उनमें से एक पन्ना साहिल के पैरों के पास गिरा। उस पन्ने पर लिखा था, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो उस पेड़ के नीचे जाओ जहां मेरा आखिरी खत दफन है। तीनों ने फैसला किया कि वे रिया के कहे अनुसार कॉलेज के पीछे वाले पुराने बगीचे में जाकर वह पेड़ खोजेंगे। अगले दिन शाम के समय तीनों दोस्त उस पेड़ के पास पहुंचे। यह पेड़ बहुत पुराना और डरावना था और उसकी जड़ों में मिट्टी के नीचे एक पुराना लिफाफा दबा हुआ था। साहिल ने लिफाफा खोदा और उसमें से एक खत निकाला। खत में लिखा था, मैं रिया हूं। मेरी मौत एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि मुझे मार दिया गया था। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। तीनों दोस्त यह पढ़कर चौंक गए। क्या यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी? अर्पण, साहिल और राकेश ने पता लगाया कि रिया का बॉयफ्रेंड कॉलेज का एक प्रभावशाली लड़का विक्रम था, जिसने किसी और के साथ शादी करने के लिए रिया को रास्ते से हटा दिया था। रिया की आत्मा अब भी इस कारण भटक रही थी कि उसकी मौत को दुनिया ने आत्महत्या मान लिया था। तीनों दोस्तों ने रिया की डायरी और खत लेकर कॉलेज प्रशासन से बात की और रिया की मौत का सच उजागर किया। विक्रम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही विक्रम की गिरफ्तारी हुई और रिया की हत्या का राज खुला, कमरा नंबर 13 की सारी अजीब घटनाएं अचानक बंद हो गईं। एक रात अर्पण ने सपना देखा जिसमें रिया मुस्कुराते हुए उसे धन्यवाद कह रही थी। उसने कहा, अब मेरा इंतजार खत्म हुआ, मैं अब आजाद हूं, धन्यवाद। अर्पण की नींद खुली तो उसने महसूस किया कि कमरे का माहौल अब शांत और सुकून भरा था। अर्पण, राकेश और साहिल ने यह अनुभव हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया। वे अब कमरा नंबर 13 को डर की जगह एक चमत्कार की कहानी मानते थे। लेकिन कहानी का अंत यही नहीं होता। अर्पण को एक अजीब सी अनुभूति हुई। रात के अंधेरे में उसने दीवार पर एक हल्की सी परछाई देखी। एक लड़की की बाना को देखें
जो धीरे से मुस्कुरा रही थी। क्या रिया सच में मुक्त हो गई थी या कोई और रहस्य बाकी था? क्या कमरा नंबर 13 की कहानी खत्म हो गई या कोई और आत्मा अब भी उस कमरे में बसी है? अगले वीडियो में जाने, जब एक नया छात्र उस कमरे में रहने आता है और कुछ ऐसा देखता है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। रिया की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन कमरा नंबर 13 का आतंक अब भी लोगों के मन में बसा हुआ था। हॉस्टल का कमरा कई दिनों तक खाली पड़ा रहा, लेकिन प्रशासन ने इसे आखिरकार नए छात्र विकास को अलॉट कर दिया। विकास को भूत प्रेत की कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह आत्मविश्वासी और जिज्ञासु स्वभाव का था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कमरा उसकी जिंदगी बदलने वाला था। विकास ने अपने दोस्तों के सामने हंसते हुए कहा, कमरा नंबर 13 में रहूंगा, देखते हैं कौन सा भूत आता है। पहले दिन सब कुछ सामान्य रहा। वह अपने सामान को जमाते हुए कमरे के बारे में कहानियां सुनते रहा, लेकिन उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रात को सोने से पहले विकास ने कमरे का निरीक्षण किया। अलमारी का दरवाजा आधा खुला था। उसने बंद कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर खुल गया। हवा से खुला होगा, उसने सोचा और बत्ती बंद करके सो गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार जो कुछ होने वाला था वह किसी और की छाया नहीं, बल्कि नया रहस्य था। रात के 3 बजे विकास की आंख अचानक खुली। उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई धीरे धीरे चल रहा है। उसने सोचा कि शायद वह सपना देख रहा है, लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। विकास ने तुरंत उठकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। बिस्तर के नीचे से हल्की हल्की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। डर के बावजूद उसने हिम्मत करके बिस्तर के नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। तभी कमरे की बत्ती अपने आप जल उठी और दीवार पर एक संदेश लिखा दिखा, तुम अकेले नहीं हो। अगले दिन कैंटीन में विकास की मुलाकात अशोक नाम के एक सीनियर से हुई, जो काफी गंभीर और अजीब स्वभाव का था। अशोक ने उसे चेतावनी दी, इस कमरे में जो दिखता है वह सच नहीं होता। कभी कभी आत्माएं मुक्ति पाने के बाद भी कुछ अधूरा छोड़ जाती हैं। विकास ने यह बात मजाक में ले ली, लेकिन अशोक की आंखों में एक अजीब सी दहशत थी, जैसे वह कुछ बड़ा राज छिपा रहा हो। उस रात विकास ने अपने दोस्तों को कमरे में बुलाया। सबने मिलकर पार्टी की और बहुत मस्ती की, ताकि भूत प्रेत की सारी कहानियां भुला सकें। लेकिन रात के 2 बजे अचानक कमरे की बत्ती गुल हो गई। खिड़की अपने आप खुल गई और कमरे के कोने में एक नई परछाई उभरने लगी। लेकिन यह रिया नहीं थी, यह एक आदमी की परछाई थी, जिसकी आंखें जलती हुई दिख रही थीं। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। सभी दोस्त बुरी तरह घबरा गए और बाहर भागना चाहा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। अगले दिन अशोक ने विकास को एक पुरानी घटना के बारे में बताया। 8 साल पहले रिया की मौत से कुछ महीने पहले इसी हॉस्टल में एक और छात्र समीर ने आत्महत्या कर ली थी। उसकी मौत को भी आत्महत्या बताया गया था, लेकिन कई लोगों का मानना था कि वह किसी आत्मा के प्रभाव में था। विकास को महसूस होने लगा कि यह परछाई समीर की हो सकती है, जो अब इस कमरे में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। क्या रिया और समीर के बीच कोई संबंध था, या क्या समीर अब भी किसी बदले की तलाश में है? कहते हैं कुछ राज इतने गहरे होते हैं कि उन्हें सिर्फ एक कहानी से नहीं समझा जा सकता। क्या विकास सच में जान पाया था कि रिया और समीर के साथ क्या हुआ था, या उनके पीछे और भी भयानक ताकतें थीं जो अब भी कमरे के अंधेरे में छुपी थीं? कुछ हफ्तों बाद कॉलेज में एक नया हॉस्टल वार्डन मुकुंद सर नियुक्त हुआ। मुकुंद एक अजीब सा व्यक्तित्व था, कम बोलने वाला और हमेशा सतर्क नजर आने वाला। छात्रों ने नोटिस किया कि वह हमेशा कमरा नंबर 13 के आसपास मंडराता रहता था, जैसे उसे वहां से कुछ डराता हो या खींचता हो। विकास ने मुकुंद सर से पूछा, आप इस कमरे के पास बार बार क्यों आते हैं? मुकुंद ने उसे अजीब सी नजरों से देखा और धीमी आवाज में कहा, कुछ कहानियां सिर्फ खत्म होती हुई दिखती हैं, लेकिन वे कभी खत्म नहीं होती। विकास यह सुनकर हैरान रह गया। क्या सच में कोई अनदेखी शक्ति अब भी कमरे में मौजूद थी? एक रात विकास अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल के पुराने रिकॉर्ड देखने लगा। रिकॉर्ड में एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। समीर और रिया की मौतें सिर्फ हादसे नहीं थीं, उनकी मौत के पीछे एक खतरनाक अनुष्ठान का संकेत छिपा था। विकास को पता चला कि कई साल पहले इस हॉस्टल में एक अघोरी संत आया था, जिसने कमरे नंबर 13 में काले जादू का प्रयोग किया था। वह लोगों की आत्माओं को फंसाकर अपनी शक्ति बढ़ाता था। रिया और समीर इस खेल के सिर्फ मोहरे थे। उनकी आत्माओं को भले मुक्ति मिल गई थी, लेकिन अघोरी की शक्ति अब भी वहां मौजूद थी। अगली रात जब सब सो रहे थे, कमरे में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। दीवारों पर अजीब चिन्ह उभरने लगे, मानो किसी ने वहां कुछ लिखा हो। विकास ने जैसे ही दीवार को छुआ, उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया और उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, तुमने जो देखा वह अधूरा था, असली खेल अब शुरू होगा। अचानक कमरे के अंदर एक नई परछाई दिखाई दी, लेकिन यह न रिया थी और न ही समीर। यह किसी अघोरी की आकृति थी,
जिसने काले धुएं में लिपटे हुए एक भयंकर चेहरे के साथ विकास को देखा। विकास ने अपने दोस्तों को यह बात बताई, लेकिन वे उसे गंभीरता से नहीं ले रहे थे। तभी मुकुंद सर ने आकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। मैं भी कभी इसी हॉस्टल का छात्र था, उन्होंने कहा, और उस अघोरी के काले जादू का शिकार होते होते बचा था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी यहाँ फंसी हुई है। मुकुंद सर ने बताया कि समीर और रिया उसी अघोरी की ताकतों का शिकार हुए थे। अब अघोरी की आत्मा मुक्त होने की कोशिश कर रही थी और वह विकास को अपने वश में लेना चाहती थी। रात के 3 बजे कमरे का माहौल अचानक बदल गया। दरवाजे अपने आप बंद हो गए और कमरे में हर चीज हवा में तैरने लगी। विकास और उसके दोस्त बुरी तरह फंस चुके थे। तभी कमरे के बीचों बीच एक भयंकर चक्रवात बनने लगा, जिसमें समीर और रिया की परछाइयां भी दिखाई देने लगीं। वे दोनों अघोरी की आत्मा के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। मुकुंद सर ने चिल्लाकर कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। अगर तुमने अब इसका सामना नहीं किया तो यह आत्मा हमेशा के लिए तुम पर काबू पा लेगी। विकास को अब एहसास हुआ कि उसे अघोरी की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। वह रिया और समीर की आत्माओं की मदद से अघोरी की शक्ति के खिलाफ खड़ा हुआ। उसने दीवार पर बने प्राचीन मंत्र को पढ़ना शुरू किया, जो उसे मुकुंद सर ने बताया था। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, अघोरी की आत्मा ने भयानक चीख मारी और काले धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। कमरे का माहौल शांत हो गया और रिया और समीर की आत्माएं मुस्कुराते हुए गायब हो गई। विकास और उसके दोस्तों ने राहत की सांस ली। कमरा नंबर 13 अब पूरी तरह शांत था। उन्होंने सोचा कि अब यह भयानक कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन जब विकास कमरे से बाहर जाने लगा, दीवार पर एक नया संदेश उभर आया। तुमने अभी केवल एक परछाई को हराया है, खेल अभी बाकी है। क्या अघोरी की आत्मा सच में खत्म हो गई थी, या यह सिर्फ एक और जाल था? क्या मुकुंद सर की कहानी पर यकीन किया जा सकता है? अगली बार जाने जब एक नया छात्र कमरा नंबर 13 में दाखिल होगा और इस हॉस्टल का सबसे गहरा राज उजागर होगा। विकास, मुकुंद सर और उनके दोस्तों ने सोचा था कि उन्होंने अघोरी की आत्मा को हराकर हॉस्टल के डरावने अध्याय का अंत कर दिया है, लेकिन जो रहस्य उन्होंने उजागर नहीं किया था वह अब भी इस हॉस्टल की दीवारों में दफन था। समीर और रिया की आत्माएं तो केवल उन अनगिनत कहानियों का हिस्सा थीं जो इस हॉस्टल की नींव में बसी हुई थीं। अब वक्त आ गया था कि यह सबसे गहरा राज उजागर हो और हमेशा के लिए इस कहानी का अंत हो। मुकुंद सर ने विकास को एक आखिरी चेतावनी दी थी। इस हॉस्टल के पीछे की सच्चाई केवल इतिहास में नहीं, बल्कि इसके नीचे छुपी है। विकास ने हॉस्टल का पुराना नक्शा खंगाला और उसे पता चला कि इस हॉस्टल के नीचे एक भूमिगत तहखाना है जो सालों से बंद है। नक्शे में लिखा था कि इस तहखाने में एक खतरनाक अनुष्ठान को अधूरा छोड़ दिया गया था, जो कभी खत्म नहीं हुआ। विकास और उसके दोस्त तहखाने तक पहुंचने का रास्ता खोजने निकल पड़े। एक रात वे सब हॉस्टल के पुराने स्टोर रूम में पहुंचे, जहां एक लोहे का जंग लगा दरवाजा छुपा हुआ था। उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्हें सीढ़ियां दिखाई दी, जो अंधेरे में कहीं गहराई तक जा रही थी। नीचे उतरते ही माहौल एकदम ठंडा और डरावना हो गया। दीवारों पर खून से बने चिन्ह थे और हवा में मंत्रों की फुसफुसाहट गूंज रही थी। विकास को लगा कि वे किसी खतरनाक जगह पर पहुंच चुके हैं, जहां अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा अनुष्ठान चक्र बना हुआ था। वहां बिखरे सामान में अघोरी के कुछ पुराने सामान थे, काले कपड़े, मटके और खोपड़ियां। मुकुंद सर ने समझाया, ये वही जगह है जहां उस अघोरी ने आत्माओं को फंसाने का काम शुरू किया था। उसकी आत्मा अब भी यहीं छुपी हुई है और मौका पाकर फिर लौट सकती है। तभी वहां की दीवारें अचानक हिलने लगीं और कमरे में चारों ओर से रिया और समीर के साथ अनगिनत परछाइयां उभरने लगीं। ये सभी आत्माएं इस अनुष्ठान का हिस्सा थीं, जिन्हें मुक्ति की तलाश थी। अचानक हवा में अघोरी की विकराल हंसी गूंजने लगी। उसकी परछाई फिर से उभर आई और वह विकास की ओर बढ़ने लगी। यह उसका अंतिम वार था। अगर विकास ने इस बार उसे नहीं रोका तो वह हमेशा के लिए उन सभी पर काबू पा लेगा। मुकुंद सर ने कहा, इस अनुष्ठान को खत्म करने के लिए तुम्हें आत्माओं को मुक्त करना होगा। आखिरी मंत्र पढ़ो, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। विकास ने अपने डर पर काबू पाया और दीवारों पर बने मंत्र को जोर से पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, अघोरी की आत्मा चीखते हुए धुएं में बदल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। तहखाने में मौजूद सभी आत्माएं धीरे धीरे रोशनी में लुप्त हो गईं, जैसे उन्हें आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। रिया और समीर ने भी मुस्कुराते हुए विकास को अलविदा कहा। जब विकास और उसके दोस्त ऊपर लौटे तो तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया, मानो अब वह कभी नहीं खुलेगा। हॉस्टल में अब सब कुछ सामान्य हो गया था। कोई अजीब हरकत, कोई भूतिया घटना नहीं। मुकुंद सर ने कहा, अब यह हॉस्टल सुरक्षित है। जो राज यहाँ दफन था वह हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। विकास ने आखिरी बार कमरा नंबर 13 की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बत्ती बंद कर दी। अब यह कमरा किसी नए छात्र के लिए सिर्फ एक साधारण कमरा होगा। कुछ महीने बाद हॉस्टल में नए छात्र आने लगे।
अब किसी को कमरा नंबर 13 से डर नहीं लगता था। विकास की जिंदगी भी वापस सामान्य हो चुकी थी, लेकिन जब वह हॉस्टल छोड़कर जा रहा था तब उसे दरवाजे के कोने पर एक छोटा सा संदेश दिखा। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस वे सो जाती हैं नए राज बनने के इंतजार में। क्या यह कहानी सचमुच खत्म हो गई, या कमरा नंबर 13 ने अपनी अगली कहानी के लिए बस एक ब्रेक लिया है? शायद कभी कोई और छात्र इस कमरे में आएगा और एक नया रहस्य जन्म लेगा।